मैं आज तक के माध्यम से पूरे देश की जनता को कहना चाहता हूं कि इस देश में एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है। मैं विपक्ष को इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं, आपने इसका आधा छोड़िए, 10वें हिस्से का भी काम किया हो तो पटने के चौराहे पर खड़ा कर दीजिए, हो जाइए। हमारा युवा मोर्चे का अध्यक्ष आपके साथ दो हाथ करें। क्या लालू जी हिसाब किताब मांग रहे हैं? लालू जी आप तो हिसाब मांग सकते हो हत्याओं का, अपहरण का, फिरौती का। आप कैसे रोड, रास्ता, गैस, शौचालय, सिलेंडर और घर का हिसाब मांग सकते हो? हाय हेलो नमस्ते व्यूअर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अंजना ओम कश्यप जी के इंटरव्यू में श्री अमित शाह जी आए हुए हैं। वो अंजना ओम कश्यप जी ने ऐसे सवाल किए जो कि अमित शाह जी ने बखूबी उनका जवाब दिया और मजेदार भी था। आप लोग को भी मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पिक्चर चालू करो बे। सबसे पहले एसआईआर का मुद्दा उठाते हैं। अब विपक्ष का क्या आरोप है? राहुल गांधी जो पूरा वोटर अधिकार यात्रा निकाले, गृहमंत्री जी ने यह कहा कि ये वोट चोरी कर रही है बीजेपी, और इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी के इशारे पर काम करता है। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए, इस तरह की बातें करना बहुत सरल है। ये देश में, मैं आज तक के माध्यम से पूरे देश की जनता को कहना चाहता हूं कि इस देश में एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है। इसकी शुरुआत 53 में हुई थी, तो राहुल जी की दादी के पिताजी के समय भी हुआ था, उनकी दादी के समय भी हुआ, उनके पिताजी के समय में भी हुआ और उनकी माताजी के समय में भी हुआ। शायद राहुल जी को यह सत्य कोई बताता नहीं। एसआईआर है क्या? एसआईआर का मतलब है मतदाता सूची का शुद्धिकरण। जब 10, 12, 15 साल हो जाते हैं तब कई सारे लोगों का मृत्यु हो जाता है। कई सारे लोगों का एक जगह से दूसरी जगह अपने कामकाज की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से जाना होता है। वो वहां पर भी मतदाता है, यहां पर भी मतदाता है। पहले यहां रहते थे, मानो कि दिल्ली गए तो वहां पर भी है, यहां पर भी है। तो मतदाता सूची शुद्ध होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं छोटा सा सवाल राहुल जी को पूछना चाहता हूं कि मतदाता सूची शुद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मतदाता सूची का शुद्धिकरण का दूसरा नाम है एसआईआर। अब मैं, आपने पूछा नहीं है मगर उसका भी जवाब दे देता हूं कि वो विरोध क्यों कर रहे हैं। वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि 2003 के बाद इस देश में ढेर सारे विदेशी नागरिक फर्जी तरीके से देश की मतदाता सूची के अंदर अपना नाम ऐड कराने में सफल हुए हैं। मेरी देश की जनता को सीधा सवाल है, जो बांग्लादेश से यहां हैं, जो दूसरे देश से यहां हैं, जो हमारे देश के नागरिक नहीं है, उनको देश की चुनावी प्रक्रिया के अंदर हिस्सा लेना चाहिए क्या? हमारे संविधान ने तय किया है कि मतदाता वही बन सकता है जो इस देश का नागरिक होगा। हमारी कानून ने तय किया है कि मतदाता वही बन सकता है जिसकी आयु 18 साल के ऊपर होगी। तो ये दोनों क्राइटेरिया के आधार पर मतदाता सूची का शुद्धिकरण करने की जिम्मेदारी और फर्ज दोनों चुनाव आयोग का है। मगर पूरी इंडी गठबंधन को की तकलीफ क्या है? उनको तकलीफ है कि सीमांचल में ढेर सारे घुसपैठिए मतदाता बन चुके हैं। आज चुनाव आयोग के शुद्धिकरण से वो मतदाता सूची से बाहर निकल रहे हैं और उनकी वोट बैंक डिस्टर्ब हो रही है। चुनाव हारने के भय से वो वोट चोरी की यात्रा निकाले थे, मगर अभी मीडिया ही बोल रहा है, राहुल समझ गए हैं कि देश की जनता को पसंद नहीं है, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। बात तो सही है कर दिया। पर वो तो ये आरोप लगाते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये वाला इशू घुसपैठिया का उठाते हैं। चाहे आप हो गृहमंत्री जी, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों ने भाषणों में घुसपैठिया का मुद्दा उठाया। आपने कितने भेजे, ये वो पूछ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये चुनाव आयोग कर रहा है, और पहली बार नहीं कर रहा है, कई सालों से कर रहा है। दूसरी बात, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अंजना जी आप इस देश की वरिष्ठ पत्रकार के नाते मुझे बताइए, मुसलमान घुसपैठिया हो तो उसको मतदाता रहना चाहिए क्या? क्योंकि वो मुसलमान है। इतनी छोटी सी बात है। राहुल जी इसका जवाब दे दे कि हाँ भाई, मेरी पार्टी का नीति है कि मुस्लिम है, घुसपैठिया है, तो भी उसको वोट डालने दो। हमें कोई आपत्ति नहीं। देश की जनता को कहे, बिहार की जनता, देश की जनता निर्णय करेगी। घुसपैठियों में जो धर्म को लाते हैं, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। वो हमारे लोकतंत्र का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। घुसपैठियों का कोई धर्म नहीं होता है। क्या बात? आपके सपनों वाला एक और राज्य आ रहा है, पश्चिम बंगाल, जहां पर मुझे पता है कि आपके अंदर ये कामना है कि वहां पर भी एक दिन बीजेपी की सरकार। ममता बनर्जी अभी से ललकार रही है कि अगर यहां पर आपने एसआईआर या कुछ किया तो लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, आपके खिलाफ दंगे हो जाएंगे। ऐसा बिहार में भी कहते थे, क्या हुआ? सब पर्चे डाल दिए और चुनाव भी हो जाएगा, बंगाल में भी हो जाएगा। सवाल डेमोग्राफी चेंज का है। आपने भी कई बार भाषणों में इसकी चर्चा की है, प्रधानमंत्री ने भी लाल किले के प्राचीर से चर्चा की घुसपैठियों की। अब इसमें क्या तरीका है? आप इसको कैसे आगे ले जाने की सोच रहे हैं? इसमें क्या आपका बड़ा, कैसे सख्त कार्रवाई करेंगे कि भाई नहीं, ये इतने घुसपैठिए, अब तो हम इनको अवैध घुसपैठियों को बाहर भेजेंगे? देखिए, हमने बहुत स्पष्टता से देश की जनता के सामने हमारे विचार रखेंगे। हम सबसे पहले इनकी पहचान करेंगे, फिर मतदाता सूची से इसको डिलीट करेंगे और फिर डिपोर्ट करेंगे। डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट जो आप कहते हैं, ये हमारा पार्टी का तय एजेंडा है और इसमें किसी को कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं। बांग्लादेश वापस भेजेंगे?
कहां भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, आप देखते रहना, ढूंढते भी रहना। Once more! Once more! Once more! अगला मुद्दा जो मगर हम जी उनकी पहचान भी करेंगे, उनको डिलीट भी करेंगे और इनको डिपोर्ट भी करेंगे। अगला बड़ा मुद्दा जो विपक्ष उठा रहा है सर, और वो एक यूथ के साथ आपको भी इस बात का एहसास होगा, नौकरी का वादा। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर जो परिवार है, लगभग 3.25 करोड़ परिवार है बिहार के कास्ट सेंसस सर्वे के मुताबिक, वो एक सरकारी नौकरी देंगे। ये आपके लिए बड़ा चैलेंज है या नहीं है उनका ये वादा? अगर साच अर्थ में वो दे पाते तो जरूर चैलेंज होता, मगर अच्छा किया आपने पूछ लिया। मैं बिहार की जनता को बताना चाहता हूं, बिहार के अंदर 2.8 करोड़ परिवार है और लगभग 20 लाख लोगों को नौकरी मिला हुआ है सरकारी। तो 2.6 करोड़ 2 करोड़ 60 लाख परिवार बाकी रह गए हैं। अब तेजस्वी जी ने वादा किया है कि 2.6 करोड़ परिवार को वो सरकारी पक्का नौकरी देंगे। अब डी और सी ग्रेड की नौकरी भी देनी है तो एवरेज तनख्वाह 39,000 आता है, 39,000। तो 2.6 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 39,000 लगभग 12 लाख करोड़ रुपया होता है। और बिहार का बजट 3.17 लाख से, अरे बिहार का बजट है 3 करोड़ के 3 लाख करोड़, 3.25 करोड़ के आसपास। अब तेजस्वी जी को जरूर ये करना चाहिए, उनको सत्ता मिले तो दे देना चाहिए, मगर ये 12 लाख करोड़ कहां से लाएंगे वो बिहार की जनता को समझा देना चाहिए। वो मानते हैं कि वो बोलेंगे और बिहार की जनता मान जाएगी। अब उन्होंने हमारी मुसीबत कर दी है। सब लोग हमें पूछते हैं कि तेजस्वी 12 लाख करोड़ कहां से लाएगा, हमें पूछ रहे हैं। मैंने कहा भाई लालू जी को पूछो, तेजस्वी को तो पूछने का कोई मतलब नहीं है, लालू जी शायद बता पाए। ये बिल्कुल बेबुनियाद वादा है जो कभी पूरा नहीं होना है। वोट लेने के लिए बिहार की जनता के सामने बोला गया सफेद झूठ है। और बिहार के लोग, बिहार के युवा विशेषकर, ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इतनी नौकरी देने के लिए 12 लाख करोड़ रुपया चाहिए, जो आज बिहार के बजट का 4 गुना है। लेकिन गृहमंत्री जी आप कहां से पैसा लाएंगे, क्योंकि आप भी 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को 10,000 रुपया दे रहे हैं। अब जब विपक्ष करता है तो आप कहते हैं कि नहीं, आपने स्टडी नहीं किया है अंजना जी, माफ करिएगा, सीड मनी है। लोन लेने के लिए जो पूंजी चाहिए वो है, वो दे दिया हमने। तो दे दिया आपने? हाँ, दे दिया है। पर आप ये भी कह रहे हैं कि आगे 2 लाख अगर कोई अच्छा करता है तो आप उसको 2 लाख बैंक देगा। हाँ, बैंक देगा ये सीड मनी के आधार पर, और सरकार इसकी गारंटी पार्शियल लेंगी। लेकिन गृहमंत्री जी क्या ये फ्री भी नहीं है, क्या ये रेवड़ी नहीं है? ना फ्री भी नहीं है। हम 2 लाख करोड़ रुपया उसको देते हैं तो आप ऐसा कह सकते हो हम ये 10,000 के आधार पर वो जीविका दीदी महिला स्व सहाय समूह बनाकर छोटा मोटा उद्यम करेगी, और इसके परफॉर्मेंस के आधार पर, वो पूंजी के आधार पर बैंक उसको नई लोन देगा। वो फ्री बीज नहीं है, इसलिए नहीं है कि वो परिश्रम करेगी, वो इससे व्यापार करेगी, कमाएगी और उसके बाद बैंक के पास आएगी। इसी के साथ लेकिन ये प्रश्न जो विपक्ष, फ्री बीज और सपोर्ट में जो अंतर है वो ये है। ठीक है, लेकिन इसी के साथ विपक्ष कह रहा है कि 20 साल में अगर काम किया होता तो लास्ट में ये एक एक करके, क्योंकि बहुत करीब है ना सर, अब तो वोटिंग का टाइम आ गया है। देखिए, विपक्ष अगर ये कह रहा है कि 20 साल में काम किया होता तो ये न करना पड़ता। हमने 20 साल में काफी कुछ काम किया है। मैं लालू जी को पूछना चाहता हूं कि आप कितने गंगा पर ब्रिज छोड़कर गए थे? अभी 4 ब्रिज बन चुके नए और 10 और बन रहे हैं। आप बिहार की एयरपोर्ट की स्थिति क्या छोड़कर गए थे? हमने नया बना दिया, पूर्णिया बना, दरभंगा बना, बिहार में भी एक नया और बन रहा है, ये हमने किया। हमने मखाना बोर्ड भी बनाया। हमने कोसी के बाढ़ की व्यवस्था के लिए भारत सरकार के बजट से 26,000 करोड़ से ज्यादा राशि बिहार को अलॉट करने का काम किया। हमने 3 लाख करोड़ रुपए के रोड रास्ता बनाए हैं। हर घर में बिजली पहुंची है तो नीतीश कुमार की सरकार ने पहुंचाई। हर घर में पानी नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाया। पीएम किसान, लगभग 87 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया मिलता है। 1 करोड़ 60 लाख घरों में पीने के पानी का कनेक्शन पहुंचाया है। 3 करोड़ 54 लाख घरों में 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा हमने फ्री कर दिया है। लगभग 1 करोड़ 44 लाख घरों में शौचालय देने का काम हमारी एनडीए सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये तो मैं भी कह सकता हूं कि 70 साल तक आपने राज किया, शौचालय नहीं दे पाए। अगर आपने दिया होता तो हमें 1 करोड़ 44 लाख घरों में देना के नौबत नहीं आती। 9 करोड़ लाभार्थियों को हर महीना प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज हम दे रहे हैं, और 41 लाख लोगों को हमने घर देने का काम किया है। और उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ 17 लाख बहनों के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा है। अब मैं ये बात कहना चाहता हूं, आज आपने तो मुझे विपक्ष की ओर से पूछ लिया, मैं विपक्ष को इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं, आपने इसका आधा छोड़िए, 10वें हिस्से का भी काम किया हो तो पटने के चौराहे पर खड़ा कर दीजिए, हो जाइए हमारा युवा मोर्चे का अध्यक्ष आपके साथ 2-2 हाथ करेगा। क्या लालू जी हिसाब किताब मांग रहे हैं? लालू जी आप तो हिसाब मांग सकते हो हत्याओं का, अपहरण का, फिरौती का। आप कैसे रोड रास्ता, गैस, शौचालय, सिलेंडर और घर का हिसाब मांग सकते हो? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से अमित शाह जी ने बेबाकी से अपना सारे सवालों का जवाब दिया, और उनका दृढ़ता और निश्चितता हम सभी को प्रेरित करता है कि किस तरह से हम अपने जीवन में भी आगे बढ़े।
तो आज के लिए इतना ही। अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो अभी के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।